नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुपक्षवाद की। बहुपक्षवाद होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। बहुपक्षवाद यानी कि बहुत सारे देश मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हैं युद्ध में, महामारी में, या फिर विश्व में किसी भी प्रकार की आपदा आती है तब उसे कहते हैं बहुपक्षवाद। लेकिन आज के दिन इस बहुपक्षवाद में कुछ राजनीति का झोल देखने को मिल रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा, रूस का, चाइना का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे जिनके बीच हमें ये देखने को मिल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, उधर से अमेरिका ने बहुपक्षवाद की नीति को तोड़ा। कुछ और देश हैं जिन्होंने बहुपक्षवाद की नीति को तोड़ा है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों तोड़ रहे हैं, उस कहानी को हम जानने आए हैं, उस पर विचार करने के लिए आए हैं। एक होता है एक पक्षवाद, जिसमें केवल एक देश अपनी रणनीतिक चीजों को देखता है और अपने ऊपर आर्थिक रूप से या स्वास्थ्य के तौर पर या यौद्धिक तौर पर या फिर किसी भी तरीके से उसके ऊपर जो आपदा आती है उसकी खुद निपटारा कर लेता है। लेकिन द्विपक्षीय विवाद होता है दो देशों के बीच में सीधी बातचीत। लेकिन बहुपक्षवाद होता है जब ना एक और ना दो बल्कि पूरे विश्व में से मल्टीपल कंट्रीज को साथ लेकर के चला जाता है। आखिर इसमें क्या कहानी है, उस पर चीजें देखते हैं। हाल ही में बहुपक्षवाद की 80वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, जिसमें चीन और पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसकी क्या नीतियां हैं, क्या पहल है, उन सभी चीजों पर विचार करते हैं। नारा दिया गया है 80वीं वर्षगांठ के ऊपर कि बहुपक्षवाद मरा नहीं है। आखिर इतनी राजनीति का झोल होने के बाद भी ये जिंदा कैसे रह सकता है, इस पर विचार हमें करना है। तो आइए हम बात करते हैं बहुपक्षवाद की भावनाओं की पुनर्कल्पना की और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के बारे में। यूएन के जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी दफ्तर हैं, एडवोकेटर्स हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, कहां कहां स्थित है उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए, बहुपक्षवाद पे अगर हम चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में राष्ट्रवाद महाशक्तियों की प्रतिद्वंदता, जो विटो पावर वाले कंट्री है, उनकी आपसी जो प्रतिद्वंदता है, संस्थागत थकान ने बहुपक्षवाद को, अगर मैं बात करूं तो इनके स्तंभों को हिला करके रख दिया, क्योंकि आपसी ही उनके अंदर विवाद हो रहे हैं। तब ये अपने आप इसकी नींव हिल चुकी है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो फिर भी युद्धों, जलवायु परिवर्तन की तत्कालिकता, विश्वास की कमी से त्रस्त दुनिया में वैश्विक सहयोग मानवता की जीवन रेखा को बना हुआ है। ये एक मानवता की जीवन रेखा के रूप में काम करता है, मदद वगैरह करता है, महामारी में, युद्धों में अलग अलग प्रकार से आर्थिक मदद भी देता है। चुनौती बहुपक्षवाद को पतन से बचाने में नहीं बल्कि इसे सुधारने में। इसका पतन हो रहा है, इससे चुनौती नहीं है। चुनौती यह है कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। सुधारने को कोई तैयार नहीं है। अमेरिका अपने आप में चौधर के फार्म भरता है भैया, वो बोलता है कि मैं ये कर सकता हूं, जबकि है कुछ भी नहीं। तो सब अपनी अपनी एक लीडरशिप में मतलब गुमनाम है, सबको अपना अपना सब कुछ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि बहुपक्षवाद को सुधारना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लगभग 21वीं सदी की, आज की ये बात है, तो उन संकटों से निपटने के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण, प्रतिनिधित्वपूर्ण और क्रियाशील बनाने में जिनका समाधान कोई भी राष्ट्र अकेले नहीं कर सकता। अकेला करना होता तो एक पक्षीवाद का हो जाता है, द्विपक्षीयवाद बना लेता। बहुपक्षीयवाद बनना क्यों जरूरी था? क्योंकि वो सभी को मिला करके करता है। दुनिया में रहना तो सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बहुपक्षवाद ने समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को किस प्रकार से सुगम या सरल बनाया है, उसकी अगर बात करें तो संघर्ष, समाधान और शांति स्थापना सबसे बड़ी चीज है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2023 में इसका 75वां वर्ष मनाया गया था, जो दुनिया भर में 70 से अधिक और सुरक्षा प्रयासों के साथ दशकों को चिन्हित करेगा। 63 सक्रिय बहुपक्षीय शांति मिशन अभियान संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा 37 देशों में संचालित है, अभी भी कंडक्टेड है 37 कंट्रीज के अंदर। संघर्ष क्षेत्र के लिए निरंतर बहुपक्षीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वही अगर मैं बात करता हूं उच्च प्रदर्शन वाली विशिष्ट क्षमताएं, स्पेशल इनकी जो कैपेसिटी है, उसकी अगर हम बात करें तो 2023 की बात थी जब शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक में क्षेत्र निर्माण और साझेदारी के लिए मिशन प्रभावशीलता से और उसको प्राथमिकता दी गई थी, उसको प्रायोरिटी दी गई थी।
फिर उसके बाद जिसमें शांति सैनिकों के लिए नागरिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता का ध्यान केंद्रित किया गया था। भाई इन चीजों पर हम ध्यान देंगे। तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी में भी अच्छा काम देखने को मिला था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, यूएवी निगरानी और ब्लॉकचेन, लॉजिस्टिक एंड साइबर सुरक्षा प्रणालियों का एकीकरण शांति स्थापना को आधुनिक बनाता है। स्थितिजन्य जागरूकता और पारदर्शिता को चढ़ाता है या बढ़ाता है एक प्रकार से, यानी कि पार्शियलिटी को बनाने का काम करता है। और नारा दिया गया था, बहुपक्षवाद मरा नहीं है। आखिर मरा नहीं है तो जीवित भी नहीं है, यानी कि कोमा में है अभी बहुपक्षवाद, है ना, कोमा कह सकते हैं मुझे। ब्रिक्स द्वारा शांति सुरक्षा कूटनीति और ब्रिक्स के नेतृत्व में राजनयिक प्रयास, जिसमें यूक्रेन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में मध्यस्थता और कैदियों की रिहाई पर बातचीत शामिल है। यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जैसे बहुपक्षीय और क्षेत्रीय ब्लॉक सुरक्षा में परिषद में गतिरोध के बीच शांतिपूर्ण निवास निर्माण के प्रयास और उसके अलावा व्यवहारिक बहुपक्षवाद को उजागर कर रहे हैं। ब्रिक्स अफ्रीकी समस्याओं के लिए ब्रिक्स समाधान की पुष्टि और साथ ही गाजा युद्ध विराम का आह्वान किया गया। हाल ही में कुछ दिनों पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध देखने को मिला, उसमें कैदियों की रिहाई पर बात की गई, गाजा के युद्ध विराम की बात की गई है, अफ्रीकी की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये चीज रखी गई है। ब्रिक्स के द्वारा ये शांति और सुरक्षा कूटनीति रखी गई है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन भी एक सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा एक प्रकार से समस्या बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पेरिस समझौते के लक्ष्य क्या है? पेरिस समझौते की अगर मैं बात करता हूं तो पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि में को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है। उसके अलावा तथा इस वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो वैश्विक तापमान है जिसकी वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे 2 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाए, यानी कि सीमित किया जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। उसके अलावा नया सामूहिक परिणति लक्ष्य रखा गया। COP 29 को समझौते का लक्ष्य नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य। और उसके अलावा मैं बात करूं कि विकासशील देशों के लिए जो जलवायु वित्त को 2035 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष कर देना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जलवायु परिवर्तन के ऊपर पेरिस समझौते के लक्ष्य हैं, उन्होंने इस चीज को आगे रखा है, जिससे महत्वपूर्ण जलवायु वित्त अंतरालों का समाधान किया। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता, यह एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी से बाध्यकारी साधन है जिस पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन पर्यावरण सभा के तहत बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए भी बातचीत कर रहा है। औद्योगिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो तापमान बढ़ रहा है उस तापमान को भी ये 1.5 डिग्री तक सीमित करने का काम कर रहा है। ये पेरिस समझौते के अंदर बातें रखी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय महासागर शासन, सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज है जो ओशियंस का, उसके ऊपर अगर बात की जाए तो नीस में 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ने SDG 14 प्रगति में तेजी लाने के लिए उप राष्ट्रीय सरकारों और वैज्ञानिक समुदायों को एकजुट किया तथा समुद्री संसाधनों की रक्षा करने और महासागर स्थिरता चुनौतियों के लिए समाधानों को बढ़ावा देने में बहुस्तरीय शासन की भूमिका को दर्शाया है। एक प्रकार से एक अहम भूमिका का रोल प्ले किया है, जो इन चैलेंजेस का समाधान करेगा और इन समाधानों के साथ साथ समुद्री संसाधनों की रक्षा भी करेगा। ये सबसे बड़े चैलेंज के रूप में उनको दिखाया गया है कि उनकी रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो वैश्विक स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात की जाए तो कोविड-19 समन्वय, जब कोविड-19 था तो उसमें एक समन्वय है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड महामारी के दौरान जो वैश्विक प्रतिक्रियाओं का समन्वय किया, दिशा निर्देश प्रदान किए तथा अनुसंधान को सुविधाजनक बनाया। किस प्रकार से कोविड-19 में सभी मिलकर के साथ आए थे, उसी प्रकार से बहुपक्षवाद का एक उदाहरण देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संगठन में प्रबंधन देशों का समर्थन किया। कोवैक्स पहल, WHO, गावी, CPA, यूनिसेफ से सह नेतृत्व में कोवैक्स का उद्देश्य कोविड-19 टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। 2023 के अंत तक इसे 146 अर्थव्यवस्थाओं को लगभग 2 बिलियन खुराकें वितरित की थी, जिस पर निम्न आय वाले देशों में अनुमानित 2.7 बिलियन मौतें टाली जा सकी, यानी कि इतनी मौतों में फर्क आया था।
और उसके अलावा अगर मैं बात करूं नियमित टीकाकरण में परिवर्तन, लगभग दिसंबर 2023 तक कोविड-19 टीकाकरण नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया और कोवैक्स अपना परिचालन समाप्त कर दे। यानी कि ये एक लक्ष्य रखा गया था 2023 दिसंबर तक और उसको पूर्ण करने में ये कामयाब है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्थिक एवं व्यापार स्थिरता, इकोनॉमिकल एंड ट्रेडिशन स्टेबिलिटी जो है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व निपटान, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सदस्य देशों के बीच व्यापार विवाद के समाधान को सुगम बनाने के लिए जो निम्न आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणालियां हैं उनको बढ़ावा देता है, उनको प्रोत्साहन देता है। उसके अलावा व्यापार तनाव और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है? हाल ही के व्यापार तनाव जैसे कि अमेरिका द्वारा चीनी आयातों पर टैरिफ लगाया गया, विश्व व्यापार संगठन में औपचारिक शिकायतें दर्ज की गई जो व्यापार विवादों को सुलझाने में संगठन की भूमिका का पर प्रकाश डालती है। अमेरिका तो सभी देशों के ऊपर आजकल बॉस बनने की कोशिश कर रहा है ना, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। G20 में अगर मैं बात करता हूं तो दक्षिण नेतृत्व वाली जो प्राथमिक जोहान्सबर्ग G20 की जो दक्षिण अफ्रीका की जो अध्यक्षता में मध्यम और छोटी अफ्रीका अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए एकजुटता, स्थिरता को बढ़ावा देना, साथ ही संरचनात्मक आर्थिक कमजोरियों को दूर करने के लिए जिससे बहुपक्षीय एजेंडा को आकार देने में अगर मैं बात करूं बाजारों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाया गया है। उसके अलावा मैं बात करता हूं मानवाधिकार और मानवीय कार्यवाही क्या है। मानवाधिकार और मानवीय कार्रवाई की अगर बात की जाए तो शरणार्थी पुनर्वास 2023 में पुनर्वास के लिए लगभग अगर मैं बात करता हूं तो 15,05,500 के लगभग 1,55,500 शरणार्थी जो है उनके राज्यों को सौंपे, जिनमें 1,58,700 शरणार्थी अपने मूल देशों में लौट जाएंगे। ये बात यहां पर कही गई है। पुनर्वास की आवश्यकताओं की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का अनुमान है कि आने वाले वर्ष में दुनिया भर से 2.5 मिलियन शरणार्थियों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी, जो विस्थापन से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की निरंतरता को आवश्यकता पर बल देता है। यानी कि इसमें लगभग 1,55,000 जो शरणार्थी थे उनको उनके नाम राज्यों को सौंपे गए, जिनमें से 1,58,700 शरणार्थी अपने मूल देशों में लौट गए। 1,55,000 के नाम सौंपे गए और उनके अलावा 1,58,700 अपने मूल देशों में लौट गए हैं। और ये जो चीज है ये लगभग 2.5 लाख शरणार्थियों को पुनर्वास की आवश्यकता देती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये जिस बहुपक्षवाद की बात कर रहे हैं ये आखिर बहुपक्षवाद है क्या? तो बहुपक्षवाद के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुपक्षवाद से तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक प्रणाली जिसमें 3 या अधिक देश आम हितों के मुद्दों को हल करने के लिए जुड़ते हैं और सहमत होकर के एक दूसरे के मानदंडों, नियमों और संस्थाओं पर सहयोग करते हैं। यह एक पक्षीयता से भिन्न है जहां एक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, या द्विपक्षीयता से भिन्न है जहां 2 राष्ट्र सीधे बातचीत करते हैं। बहुपक्षवाद का मैंने मतलब बताया, वैश्विक शांति, सतत विकास प्राप्त करने के लिए सामूहिक निर्णय लेना, साझा जिम्मेदारियों और समन्वित कार्रवाई पर जोर देता है। सब मिलकर के डिसीजन लेंगे तभी जाकर के डेवलपमेंट का एक में प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही मैं बात करता हूं ग्लोबल रीच, मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है, बहुपक्षवाद के जो संगठन है वो कहां कहां है अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी में है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स बैंक शंघाई में है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बीजिंग में है, RCEP हनोई में है, ओपेक वियना में है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट में है, फेट पेरिस में है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बेसल में है, साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक सेंटर कोलालमपुर में है, ICANN लॉस एंजलिस में है, WTO जेनेवा में है। ये एक साइड लिखे हुए इंस्टीट्यूशंस और एक साइड लिखे हुए हैं उनके कंट्रीज, किन किन कंट्रीज में है ये। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आज की जटिल वैश्विक अगर मैं बात करूं जो आज की जटिल वैश्विक व्यवस्था है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुपक्षवाद के सामने चुनौती क्या है?
तो भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता सबसे बड़ी चुनौती यही है, जिसमें प्रतिस्पर्धा बहुपक्षवाद है। जो बहुपक्षीय प्रणाली जो है सहकारी शासन के बजाय भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच बनती रही है। अमेरिका चीन प्रतिद्वंदता कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हावी हो जाती है, जहां शक्तिशाली देश रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए चुनिंदा रूप में भाग लेते हैं। कई बार तो बड़े बड़े जो देश है वीटो पावर वाले आपस में लड़ पड़ते हैं, जो बहुत भारी हो जाती है, जिसके लिए चुनौती साबित होती है। उदाहरण के लिए चीन द्वारा एक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना अमेरिका के प्रभुत्व वाले विश्व बैंक के लिए चुनौती है, जो वैश्विक विकास वित्त पोषण को नया रूप देने के लिए दर्शाता है। चीन ने एक बैंक स्थापित किया जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो चीन के अगर मैं बात करूं विश्व बैंक के लिए एक चुनौती है, वैश्विक विकास वित्त पोषण को नया रूप देता है। रूस द्वारा यूक्रेन और सीरिया पर प्रस्तावों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करना। रूस ने क्या किया, यूक्रेन और सीरिया पर जो प्रस्ताव थे उसको रोकने के लिए वीटो का प्रयोग कर दिया। और उदाहरण है कि किस प्रकार संस्था का उपयोग संघर्षों को सुलझाने के बजाय बाधा उत्पन्न करने में किया जाता है। ये जो पावर है इसका मिस यूज होता है। ऐसे भाई किसी को रोकने के लिए आप पावर का मिस यूज कर दो, गलत है फिर, है ना, फिर वो गलत हो जाएगा। ये बाधा उत्पन्न होती है और सुलझाया नहीं जा सकता। आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद सहयोग को कमजोर कर रहे हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद है, संरक्षणवाद है, ये सहयोग को कमजोर कर रहे हैं। टैरिफ और निर्यात नियंत्रण जैसी राष्ट्रवादी नीतियों में वृद्धि के बाद विश्व व्यापार संगठन ने बहुपक्षीय व्यापार निकाय कम प्रभावी हो रहा है। क्यों कम प्रभावी हो रहा है इसका भी उदाहरण मैं दूंगा। विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली में वर्तमान में अमेरिका के विरोध के कारण पंगु हो गई है, यानी कि एक प्रकार से पैरालाइज देख रही है, जिसके कारण एक तरफा व्यापार जो है उसके उपाय देखे जा रहे हैं। नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था कमजोर हो रही है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाया और उस टैरिफ के लगा देने से व्यापार प्रवाह बाधित हुआ है, क्योंकि भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। और ये आज का नहीं है, ये उस टाइम का है जब हम कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। उससे पहले भी हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार दूर दूर तक चलता था। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया जिससे ये व्यापार बाधित हुआ है, तो कपड़ा, फार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च अगर मैं बात करता हूं इनिशिएटिव्स की एक रिपोर्ट के अनुसार शुल्कों में लगभग 60.2 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे, जिससे वस्त्र, रत्न आभूषण और झींगा कालीन फर्नीचर शामिल है। ये सारी चीजें जो इन चीजों का जो व्यापार है, कालीन का है, झींगा का है, झींगा एक प्रकार का मछली है उसका है, जिसमें वस्त्र, रत्न और आभूषण है, उसके लिए ये जो व्यापार है इसके कारण ये प्रभावित होंगे। लगभग 60.2 बिलियन डॉलर की बात यहां पर हो रही है। भारतीय निर्यात के प्रभावित होने की बात यहां पर की जा रही है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं वैश्विक स्तर पर बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए भारत की पहल क्या है, तो भारत की पहल यह है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना योगदान। लगभग 1950 के दशक में भारत ने दुनिया भर में 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 2,90,000 से अधिक शांति सैनिकों को तैनात किया है। शांति सैनिक स्थापित किए हैं, रेस्ट सोल्जर्स उनको नाम दिया जाता है, जिसे ये संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना जो है प्रयासों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनता है। इसमें भारतीय संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन चुका है। भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र जैसे प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर्स जो वैश्विक शांति अभियानों की क्षमता के लिए इनका निर्माण बढ़ा रहे हैं। महासागर विजन लगभग 2025 में शुरू किया गया सिद्धांत पारस्परिक और समग्र उन्नति पर जोर देता है, विशेष रूप से भारत प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। रणनीतिक साझेदारी, हमारी जो रणनीतिक साझेदारी है, भारत ब्रिक्स क्वाड, आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और जलवायु कार्यों पर सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत हर चीज में एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और अंतर महाद्वीपीय संपर्क को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि हम मध्य पूर्व यूरोप और आर्थिक गलियारे को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि हम एक प्रकार से
ऐसा प्रभुत्व रखते हैं कि शांति के क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इनके अंदर हर प्रकार से हम अपना योगदान दे रहे हैं। एक प्रकार से हम तो अपनी आहुति दे रहे हैं ना, जबकि हम तो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती संकटों का अभाव नहीं है, बल्कि सहयोग का अभाव है। आज के दिन संकट का अभाव नहीं है, सहयोग का अभाव है। दूसरा है, वर्तमान युग में बहुपक्षवाद घायल जरूर है। मैंने बताया कोमा में घायल जरूर है लेकिन मरा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इसका अस्तित्व रिन्यूएबल पर निर्भर करता है, नवीकरणीय पर निर्भर करता है, पुरानी यादों पर नहीं। बीत गया जो बीत गया, है ना। सच्ची प्रगति इस मान्यता की मांग करती है जिसमें कोई भी राष्ट्र तब तक संप्रभु नहीं हो सकता जब तक कि सभी राष्ट्र संप्रभु ना हो। यह सबसे बड़ी बात है। बहुपक्षवाद का एक ही डिसीजन, कोई भी संप्रभु नहीं है जब तक सभी संप्रभु नहीं है। सभी संप्रभु हैं तो हर कोई संप्रभु है, ये बात यहां पर कही गई है। आगे बढ़ने का रास्ता साहसिक संस्थागतों, सुधारों, समावेशी नेतृत्व और सहयोग के प्रति एक पुनर्जीवित प्रतिबद्धता में निहित है, जो वैश्विक एकजुटता, शांति और सामूहिक कल्याण की खोज में राष्ट्रीय हितों को ऊपर उठाकर काम करे। ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर ये कहा गया है कि जो आज की दुनिया है उसके अंदर संकटों का अभाव नहीं है, उसके अंदर कोई भी मुसीबतों की कमी नहीं है, बस सहयोग का अभाव है, जिसको हमें सहयोग करने के लिए एक योगदान देना पड़ेगा। क्योंकि एक राष्ट्र तब तक संप्रभु नहीं हो सकता जब तक सभी राष्ट्र संप्रभु ना हो। तो बहुपक्षवाद मरा नहीं है, घायल जरूर है, ये बहुत बात कही गई है। तो आज जिस हालात को देख सकते हो, रूस यूक्रेन के हालात को देख सकते हो, गाजा के हालात को देख सकते हो, इजराइल वाली कहानियों को देख सकते हो, तो इस चीज को देखते हुए जब हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो बहुपक्षवाद घायल ही होगा, और शायद ऐसा ही चलता रहा, एक दूसरे की नहीं मानी जाएगी तो फिर मर भी जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए इसमें सुधार करना अनिवार्य है ताकि कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। इसी प्रकार के फैक्ट्स, न्यूज जानने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज के समाचार से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।